हेलो मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का संडे स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, कई बार से संडे क्लास आपको नहीं मिल रहा था, कोई परिस्थिति वगैरह जी जिसके कारण, लेकिन आज इस बार मैं संडे क्लास स्पेशल क्लास आपको दे रहा हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त क्लास है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। जी हाँ, वो सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा गया था और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी, जिसे भारत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो आइए हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा। नेता कोई इनका नाम नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता पहले कहा गया था, ये लोगों के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को हुआ। कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। इनके पिता जो थे वो जानकी नाथ बोस थे, जो कि एक पेशे से वकील थे। इनके पिता का नाम जानकी नाथ और ये वकील थे पेशे से। एजुकेशन इनकी जो होती वो यूरोपियन स्कूल में, कटक में ही एक यूरोपियन स्कूल था, वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है 10th करके, और वहीं से 10th में सेकंड डिवीजन 1913 में सेकंड रैंक प्राप्त करते हैं। ये वहीं से मैट्रिक में सेकंड रैंक प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सेकंड डिवीजन आने वाला विद्यार्थी कोई अच्छा नहीं होगा। मैट्रिक में जो 10th में 1913 में उन्होंने मैट्रिक किया और सेकंड रैंक प्राप्त किया। उसके बाद उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में 11th में हो जाता है। किसमें? प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका नामांकन हो जाता है। वो एक्चुअल में थोड़ा मतलब सामाजिक कर्तव्य वाले थे, सामाजिक कार्यों को करना चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा उनके अंदर पॉलिटिकल चीज था। कहा जाता है ना कि जब देशभक्ति का नशा छा जाता है तो सारा काम छोड़ के देशभक्ति, देश सेवा करने में मजा आ जाता है। वैसे ही इनका था। कॉलेज में जब थे तो 1916 में उनको कॉलेज से निकाल दिया था। जी हाँ, कॉलेज से 1916 में सुभाष चंद्र बोस को इसी वजह से निकाल दिया था क्योंकि वो थोड़ा सोशल वर्कर में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और उसी समय अंग्रेजों ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, भारतीय स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया। उसी समय में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी थी देश में, जैसे कि कोलेरा आ चुका था, चिकन पॉक्स आ चुका था, बहुत सारी बीमारियां होती और लाखों लोगों की मौत हो रही थी। उस समय कोलेरा से सिर्फ 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, सिर्फ कोलेरा बीमारी से, जिसे हम हैजा कहते हैं, हैजे से सिर्फ 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। यानी कि कोई माँ अपने छोटे बच्चों को गोद में मड़ा लेके बैठी हुई या रो रही है, तो कहीं कोई बच्चा अपने बाप के सीने पर मुंह रख के रो रहा है। पता नहीं किस तरीके से फैल चुका था, लेकिन अंग्रेज स्वास्थ्य सेवा को बिल्कुल ध्वस्त कर चुके थे। बहुत सारे लोगों को सुभाष चंद्र बोस लावारिस लाशों को कांधे पर उठा करके लेकर के जाते और वो उन्हें दफनाया करते थे, जलाया करते थे। ये प्रोसेस करने के बाद सुभाष चंद्र बोस अचानक से प्रण करते हैं कि मैं इस देश के भविष्य को बदलूंगा, मैं देश की इस परिस्थिति को बदलूंगा और मैं अपने भारत को एक सपनों का भारत बनाऊंगा। और ये स्टूडेंट लाइफ में जो भी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके अंदर समाज सेवा की भावना बहुत ज्यादा थी और समाज सेवा करते करते इनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप आ गई थी। तो लीडरशिप को देखते हुए इन्हें स्टूडेंट यूनियन का हेड बना दिया गया, स्टूडेंट यूनियन का हेड बनाया गया। लेकिन वहीं जब स्कूल कॉलेज में बहुत सारा अंग्रेज जो थे वो भारतीय विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करते थे। एक वहां मिस्टर ओ नाम के प्रोफेसर थे, मिस्टर ओ नाम के प्रोफेसर थे, भारतीय बच्चों को यूं ही बिना मतलब का मार बैठते थे। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज में स्ट्राइक किया कि भाई भारतीय बच्चों को क्यों मारा, बिना मतलब का कोई कारण नहीं, तब क्यों मारा? तो मतलब उन्होंने कहा कि ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मिस्टर ओ को माफी मांगना होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, माफी मांगने की क्या बात है, ऐसा होता रहता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं मतलब के आंदोलन करूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रों को लेकर के खड़े हो गए उनका बहिष्कार करने के लिए। तो मिस्टर ओ वहां पर आकर के माफी मांगे, लेकिन मिस्टर ओ फिर भी नहीं सुधरे और फिर भारतीयों को कूटना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बच्चों का यूनियन ले जाकर के उसके बाद मिस्टर ओ को बढ़िया से मारा। ये बात फैल गई बढ़िया से। प्रिंसिपल ने कहा कि तुमने, सुभाष चंद्र बोस को कहा कि तुमने पीठ पीछे वार किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैंने पीठ पीछे वार नहीं किया, मैं सामने से, मैं कायर नहीं हूं। इसकी वजह से एक यूनियन बैठक होती है और जहां सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है कि माफी मांगो, एक मौका और देते हैं तुम्हें सुभाष, तुम माफी मांगो प्रोफेसर से, मिस्टर ओ से। सुभाष चंद्र कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांग सकता और सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया जाता है। वहां से सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया तब वो मायूस होकर घर गए। तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे, वकील थे, उन्होंने कहा कि नाराज और उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को छोड़ दो। अब तुम ऐसा करो कि तुम ICS की तैयारी करो। ICS जो 4 साल का कोर्स होता है, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे हम आज IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है। तो इनके पिता ने कहा कि लेकिन ये पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, ये लंदन में होती है। सुभाष चंद्र बोस को तैयार करके भेजा गया, पानी के जहाज के द्वारा लंदन भेजा गया और वहां उनको पढ़ाई की तैयारी की गई। ये इतने बुद्धिजीवी थे कि 4 साल की तैयारी को 7 महीने में कर लिया।
7 से 8 महीने के अंदर में ICS की तैयारी कर ली और वो वहाँ UPICS के परीक्षा में 4th रैंक प्राप्त किए। कितना रैंक आया इनका? 4th रैंक, 4था स्थान प्राप्त कर लिया सुभाष चंद्र बोस ने। वहाँ के अंग्रेज भी टेंशन में थे कि आज तक पहला भारतीय नागरिक ऐसा जिसने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, 4th रैंक लाया, सीधा ICS में 4th रैंक लाया। पूरे में खलबली मच के पेपर में पूरे में आ गया, वो वहाँ जॉब करने लगे। लेकिन हुआ यूं कि परिस्थिति ऐसी थी कि सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मतलब कि मेरा देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज करूं उसी के साथ में। इनको लगा कि मैं अपने देश की सेवा करने के लिए बना हूं और मैं यहाँ ICS की परीक्षा ICS पास करके कलेक्टर बन के यहाँ घूमूं। उन्हें याद आता है वो कुछ ही महीने के बाद, यानी वो 1921 में वो क्या करते हैं कि 1921 के समय में वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, ICS की परीक्षा को रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे में फैल जाती है और अंग्रेज भी जब पूरे अखबार में आ जाता है, जब अंग्रेज भी इस अखबार की न्यूज़ को देखते हैं तो टेंशन में पड़ जाते हैं कि आखिर ये भारतीय नागरिक है कौन जो कि 4th रैंक होल्डर बना और 7 महीने 4 साल की तैयारी को 7 महीने में करके उसने रिजाइन भी दे दिया। अब यहाँ से इनके पिता, भाई, मामा सब ने फोन करके समझाया कि देख बेटा नौकरी मत छोड़िए, बहुत बड़ी नौकरी है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तो दिल में अलग बात चल रही थी। वो नौकरी को छोड़े और फिर से वहाँ से पानी के जहाज के द्वारा मुंबई उतरे और मुंबई उतरे भारतीय लोगों को, मैंने भी पेपर में पढ़ा कि ये व्यक्ति है कौन आखिर जो ICS की परीक्षा को छोड़ करके लंदन से यहाँ आ रहा है। लोगों को मिलने की इच्छा जाग गई सुभाष चंद्र बोस से और लोग उत्सुक थे मिलने के लिए। जब वो मुंबई पहुंचे तो बहुत सारे लोगों की भीड़ उठी। जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर देखे तो बहुत सारे लोगों का भीड़ देखे उनको माला वाला पहनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस को एक विचार मन में आया कि जब एक नॉर्मल सी ICS की नौकरी को लात मारने के बाद इतनी पब्लिक यहां पर जमा हो सकती है और अगर मैं इस पे थोड़ा सा मेहनत करूं तो मैं बड़ा कर सकता हूं। अब 1928 का समय आ चुका था और 1928 में कांग्रेस पार्टी जो एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, उस समय सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सभी से मिलते हैं और सबों को तो महात्मा गांधी और नेहरू जी इन दोनों का विचार जो था अलग था और सुभाष चंद्र बोस का अलग था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का मतभेद था, मन भेद नहीं था। दोनों का मत अलग था लेकिन मन एक था, रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल दोनों का एक था। लेकिन उस समय में भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन 1928 में वहां का वायसराय बना था और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला करके कहा कि मैं तुम्हें, यानी मैं भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देना चाहता हूं, 1928 में डोमिनियन स्टेटस देना चाहता हूं। महात्मा गांधी राजी हो गए और जब सभा हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि डोमिनियन स्टेटस लेकर हम क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हमें कानून, हमें तो दे दिया, हमें आजादी दे दी गई लेकिन कानून संचालक हम खुद करेंगे। लेकिन होगा क्या कि पॉलिसी बनाएगी अंग्रेज सरकार और चलाना हमको होगा। हम ना किसी अपने चीज से, अपने मन से कोई व्यापार कर सकते हैं किसी देश के साथ, ना हम कोई फॉरेन मतलब इंस्ट्रक्शन, कोई डिसीजन ले सकते हैं। जो भी करना होगा उन गोरों के द्वारा क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे कोई डोमिनेंस फीमेल अधिवेशन नहीं चाहिए, मुझे डोमिनेंस स्टेटस चाहिए ही नहीं। इससे और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी का बड़ा सम्मान करते थे। उस समय में जब समय 28 का ही चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी चूंकि बूढ़े हो चुके थे तो नरम दिल में चले गए थे और महात्मा गांधी को लग रहा था कि ये गरम दल वाला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस नवयुवक थे, हेल्दी थे उस समय में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, हमें कोई, और लॉर्ड इरविन ने उस समय में कलकत्ता अधिवेशन दे दिया था। कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी को दे दिया कि जाओ उस पर काम करो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता अधिवेशन को छोड़ करके लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का, उधर महात्मा गांधी उधर काम कर रहे हैं और लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला झंडा तोलन कर दिया और लोगों को कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनेट स्टेटस हमें चाहिए ही नहीं। और 26 जनवरी 1930 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? पूर्ण स्वराज यानी झंडा, पहला झंडा तोलन लाहौर में हुआ। तो याद रखना आप कि भारत में पहला झंडा तोलन जो था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हुआ। अब समय आ चुका था 1939 का, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में सारे अंग्रेज जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने में बिजी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस सबों ने एक बार बैठक की और बैठक में यह तय हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब हमें अच्छा मौका है, अंग्रेज कहीं युद्ध में लड़े हुए हैं, इसी बीच में हम उसको तोड़ सकते हैं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे आपका विचार पसंद नहीं है। जब हमारा शत्रु कहीं समस्या में हो तो हमें शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप किस मुसीबत में पड़े हुए हैं? जब सारी दुनिया लड़ रही है तो हम क्यों करें कि इधर चाटा मार लो, इधर चाटा मार लो। महात्मा गांधी समझ गए कि ये गरम दाल वाले बंदे
बनते जा रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस वाकई में गर्म दल वाले बन चुके थे। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे वो नरम दल वाले थे। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी की विचार अलग था, रास्ते एक थे। सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, क्यों ना उस समय मतलब कि चुनाव करा लिया जाए, इलेक्शन करा लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए सीतारमैया को साउथ से मंगवा लिया। और इधर क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, क्योंकि महात्मा गांधी शांति के प्रतीक थे, अहिंसावादी थे, और सुभाष चंद्र बोस हिंसा के साथ लड़ना चाहते थे। तो चुनाव का समय आया, महात्मा गांधी ने साउथ से सीतारमैया को मंगा लिया और सुभाष चंद्र बोस इधर लड़ रहे थे। महात्मा गांधी ने कह दिया कि सीतारमैया की हार यानी मेरी हार। महात्मा गांधी जा करके अधिवेशन करते थे, जाते थे कि वोट सीतारमैया जीता या मैं जीता, बात बराबर है। सुभाष चंद्र बोस अपना काम रहते। बड़ा मतलब कि जब परिणाम आया इलेक्शन का तो अद्भुत अलग। सीतारमैया को मिला 1375 सीट और सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट, यानी सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव में जीत गए। अब आए बैठे महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी का मन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जीते और बने, लेकिन जीतने के बाद भी महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को दबाव डाला कि तुम त्याग पत्र दे दो। सुभाष चंद्र बोस ने सरलता पूर्वक त्याग पत्र लिख करके महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए। सुभाष चंद्र वहां पे कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अब देश में उनकी बात बन नहीं रही थी, वो एक प्रसिद्ध नेता थे और देश में रहना भी नहीं चाहते थे। तब कांग्रेस को छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस सोचते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। अब सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया था कि देश में कुछ बनने वाला है नहीं, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, सारे दुश्मन उलझे पड़े थे। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि क्यों ना अब बाहर विदेश घूम कर हमें अपने देश की आज़ादी के लिए काम किया जाए। ठीक वही हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने पाकिस्तान अपने एक दोस्त मियां अकबर शाह को लेटर लिखा और वहां से उन्हें बुलाए और उनकी सहायता के जरिए सीधे कहां पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गया, क्योंकि उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सब उलझे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को अच्छा मौका था, वो देख करके सीधा जर्मनी पहुंचे और जर्मनी पहुंच करके किसी तरह भी हिटलर का अपॉइंटमेंट मिला उनको। जी हाँ, हिटलर का अपॉइंटमेंट मिला। जब वो वहाँ गए हिटलर के दरबार में तो मतलब के एक टेबल पर बैठे और बैठ के उनका वेट कर रहे थे, तो बाहर से हिटलर निकला और आया, बोला हेलो आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस ऐसे बैठे हुए थे और बोल रहे कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। हिटलर टेंशन में कि यार मैं तो हिटलर हूँ। वो अंदर जाता है, फिर वापस आता है, हाय आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस कहते कि नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है, मैं भारत से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। परेशान, फिर हिटलर चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है आई एम हिटलर, हेलो हाय आई एम हिटलर। सुभाष चंद्र बोस फिर कहते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है। तंग आकर के इस बात को बाहर में एक व्यक्ति फिर आता है और बोलता है कि बोलो क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाय मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपसे कुछ सहायता मांगना हूं। तो हिटलर वहां पर पूछता है कि वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने पहचाना कैसे कि मैं हिटलर नहीं हूं। तो मैं आपको बता दूं कि हिटलर अपना 5 बहरूपिया बनाए हुआ था। बहरूपिया यानी इसी से वो काम करता था। हिटलर को कहीं जाना होता था तो हिटलर कहीं जाता नहीं था, वो अपने हमशक्ल को भेज करके काम करवाता था हिटलर। और इसीलिए आज तक इतिहास में गवाह है कि किसी ने नहीं पहचाना हिटलर के हमशक्लों को, नेताजी सुभाष चंद्र ने पहचान लिया। इसलिए बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, वो होने वाली चीज़ों को जान देते थे। पहली बार आया हमशक्ल, सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, दूसरी बार कहा नहीं, तीसरी बार, 5वीं बार में जब ओरिजिनल हिटलर आया तो पूछा कि पहचाने कैसे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं भारत से, और आप भी जानते हो कि भारत अभी इंग्लैंड का गुलाम है, और कोई गुलाम देश का व्यक्ति आएगा और वो भी हिटलर के पास आएगा और उसकी मदद करने के लिए हिटलर डायरेक्ट हाथ बढ़ा देगा, हाय आई एम हिटलर। तो हिटलर कहा कि ये बात है। उसने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि आप तो हिटलर हो, आपको तो गौरवपूर्ण होना चाहिए क्योंकि आप हमारी सहायता कर रहे हो, और सहायता करने वाला कभी झुकता नहीं है, उठ के रहता है। यहाँ पर हिटलर चौंक जाता है, चकरा जाता है, गिरने लगता है कि भाई कितना बुद्धिजीवी व्यक्ति है वे। और इस प्रकार से फिर क्या करता है कि वो सुभाष चंद्र बोस से हिटलर बैठ करके बात करता है। यहाँ हिटलर सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और बैठ के बात की, और अंग्रेजों के द्वारा हिटलर जो 4000 सेना जीते हुए थे, फौज हिंदुस्तानी फौज है, उनको रिहा कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने 4000 भारतीय सेना लेकर के आजाद हिंद फौज के गठन के लिए लेकर के निकल पड़े। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें आपकी और सहायता चाहिए, हमें अपने देश को आजाद करना है, चूंकि हिटलर भी जो था वो इंग्लैंड का दुश्मन था। तो हिटलर ने कहा कि ऐसा करो, तुम यहां से अब जापान जाओ, जापान चले जाओ। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं जापान जो होता है वो हमारा ही मतलब साथी है, हमारे साथ युद्ध लड़ा है, तो जापान तुम्हारी सहायता करेगा, और फिर मैं फोन कर देता हूं। हिटलर यहां से जापान के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस वहां
जापान पहुंचते हैं और जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री, चूंकि हिटलर ने ही सब काम करवाया था, वहां भिजवाया था, हिटलर ने बात किया, तो जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और अच्छे से बात करते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री इनसे इंप्रेस होते हैं और जापान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हम लोगों का, ये सुभाष चंद्र बोस जापान के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये देश तो एशियाई लोगों का है, ये एशियाई देश में गोरे लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। उनको लगता है बात तो सही है, बिल्कुल, ये इंप्रेस होता है। उसके बाद कहते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आपके भी भगवान बौद्ध, हमारे भी भगवान बौद्ध, भारत में हम भी भगवान बौद्ध को पूजते हैं, इस हिसाब से तो हम दोनों भाई हुए। और बहुत जल्दी मतलब वो इंप्रेस कर लेते थे सुभाष चंद्र बोस, इंप्रेस हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि अब वहाँ के प्रधानमंत्री ने, यानी जापान के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की पूरी सहायता करनी शुरू कर दी। और जापान के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में ऐलान कर दिया कि अब हम भारत की सहायता करेंगे जब जो आज़ादी के लिए पूरा हो गया। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि जापान जो है सिंगापुर में अंग्रेजों की फौज है और जापान वहाँ युद्ध करेगा। तो जापानियों को कह दिया, मतलब कि हाँ, जापानियों को कह दिया कि सिंगापुर में तुम जो युद्ध करोगे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को कह दिया कि जब भी वहाँ बम गिराना ना, तब बम के साथ साथ एक एक पर्चा गिराना, और पर्चे में हिंदी, इंग्लिश, तमिल तीनों भाषा में लिख दिया कि तुम भारतीय, चूँकि जापान में जो सिंगापुर में जो थे वहाँ अंग्रेजों के साथ पूरी अंग्रेजों की सेना, जापान सिंगापुर में 85,000 थी और वहाँ 45,000 भारतीय सेना काम कर रही थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब बम गिराना तो पर्चे के साथ लिख देना कि तुम भारतीय अंग्रेजों के साथ कब तक अपने देश को बर्बाद करते रहोगे। और हेलीकॉप्टर जहाज से बम के साथ साथ जो पर्ची भी फेंकते रहे, भारतीयों ने जब पर्ची पढ़ा तो कहा बात तो सही है यार। और फिर वहाँ क्या कर दिया कि वहाँ के सैनिकों ने 45,000 सैनिकों ने कुल 85,000 में से 50,000 सैनिकों को मार मार करके और सिंगापुर को जीत लिया और सिंगापुर को जापान के हवाले कर दिया। जापान का प्रधानमंत्री इससे बहुत खुश हो गया और सुभाष चंद्र बोस की और सहायता की। और वहीं पर जो कि 45,000 भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग कर देते थे, रास बिहारी बोस ट्रेनर थे वहाँ के, उनके द्वारा जापान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि सुभाष चंद्र बोस तुम अपनी 45,000 भारतीय सेना को ले लो। और वहीं पर 45,000 भारतीय सेना को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से नई सेना आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया वहीं पर। और इस तरीके से 1944 में आजाद हिंद फौज को लेकर के ये 45,000 और पहले का 4,000 लेकर के धीरे धीरे नागालैंड होते होते वो यहाँ मणिपुर पहुंच गए और मणिपुर में अपने भारत का तिरंगा पहली बार फिर से फहरा दिया। और पूरे देश में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। पूरे देश को लोगों को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस तो कहीं चला गया था, लेकिन इसी सुभाष चंद्र बोस ने आकर के फिर से पूरे देशवासियों के सीने में एक क्रांति की आग जगा दी। एक बार बर्मा के रंगून शहर में एक बार सुभाष चंद्र बोस जो था ना, वो अपने आजाद हिंद फौज के लिए यानी कि सहायता मांग रहे थे लोगों से। तो वहां पर एक मुसलमान व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं आपको कुछ मदद देना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं क्या, तो बोले कि मैं 1 करोड़ रुपया देना चाहूँ। याद रखिएगा उस समय में 50 और 44 के समय में 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे 1 करोड़, उस मुसलमान व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपया क्यों देना चाहते हो, अगर तुम मुझे दे दोगे तो अपने परिवार को चलाओगे कैसे। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि मैं अब परिवार को चलाऊंगा क्यों, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार सब अब आपके साथ देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को कहा था, लोगों ने कहा था कि जिन्ना जो है वो, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिन्ना डिवाइड चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को कहा था कि यदि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बनता है तो मैं अलग नए पाकिस्तान की मांग छोड़ दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वो गर्म दल वाले थे और हुआ यही, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपने युद्ध लड़ रहे थे। उसी समय जापान जब महात्मा गांधी की सहायता सुभाष चंद्र बोस की सहायता कर रहा था जापान, तो 1945 के समय में जापानियों ने अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा दिया, जिसके कारण से जापानी बहुत सारे डिस्टर्ब हो गए। और सुभाष चंद्र बोस की जो सहायता करते थे, खाना पीना, अलायंस, हथियार, बहुत सारी चीजें देते थे, जापानी पीछे हट गए वहां से और बहुत सारी चीजों को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेवा देना बंद कर दिया गया जापानियों ने। सुभाष चंद्र बोस भी यहां पर कमजोर पड़ गए थे और सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को पीछे बुलाने लगे धीरे धीरे। और उसी 1945 के समय में ही सुभाष चंद्र बोस सोचते हैं कि अब ये तो नीति समाप्त हो चुकी, जापान पीछे हट गया, तो अब मैं कुछ अलायंस पावर बाहर से लेना चाहता हूं। वो अपने मतलब के विदेश दौरे पर निकलते फिर से जहाज के द्वारा। और उसी समय 45 में खबर आती है कि प्लेन
क्रैश कर गया, विस्फोट हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र का देहांत हो गया। पूरे समाचार पत्र में, अखबारों में ये खबर फैल गई, सनसनीखेज खबर फैल गई और ये खबर पढ़ के भारतीयों में आक्रोश आ गया कि एक तो, और उसके बाद अंग्रेजों ने ये खबर पढ़ने के बाद क्या किया कि भारतीय जितनी भी सेना थी आज़ाद हिंद फौज की, सारे लोगों को कैद करना शुरू कर दिया और बिना मतलब का उनको मतलब कि ऐसे ही सजा देना शुरू कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस हकीकत में प्लेन क्रैश में मरे या नहीं मरे, इस बात का सत्यापन आज तक नहीं मिला, लेकिन भारत वहां पर धीरे धीरे जर्जर हो चुका था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत सेना के जो लोग थे उसमें मतलब के आज़ाद हिंद फौज के जो लोग थे उन लोगों में आक्रोश भड़का, उन लोगों ने भी अपना आक्रोश निकालने के लिए वहां लड़ना शुरू कर दिया। इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी में भी जो भारतीय लोग थे, क्योंकि भारत में उस समय में जो था अंग्रेजों के पास केवल 45,000 सेना थी, अपनी अंग्रेजी सेना, और भारतीय सेना कुल मिलाकर के 2.5 लाख की सेना थी। इन 2.5 लाख लोगों में 45,000 लोगों को लेकर के तो 2.5 लाख लोगों में आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने कहा कि जब सुभाष चंद्र बोस को ही मार दिया, इन लोगों ने क्रैश हो गया, तो अब तो हम बचे। इन लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। नेवी थी, जल सेना थी, जल सेना में भी कुछ भारतीय सेना काम कर रहे थे वहां भी, और थल सेना, वायु सेना, सब में भारतीय सेना थे। सब ने अब इनकार कर दिया कि ना अब नहीं चलेगा, अब मैं अपना स्वराज पूर्ण राज लेकर के रहूंगा, और वहां पर ये सारे अंग्रेजी सेनाओं को मार मार करके ये सारे के सारे हो जाते हैं और अपने देश के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। उस समय में जो भारत की सेना 25 लाख की थी, उस 25 लाख को ये क्या कर रहे थे कि मतलब इन लोगों को पैसा बचाने अंग्रेजों के पास, उन लोगों ने क्या किया कि इनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो भारतीय यानी इंडियन आर्मी जो थी उसको भी भारतीय लोगों ने मार काट के भगा दिया, जो कि क्लेमेंट इटली, जो कि 1945 से 51 तक वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, उसी समय में उन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि मैं अभी इसी वक्त भारत को आज़ाद करता हूँ, छोड़ने की घोषणा करता हूँ। वो लोग चले जाते हैं। जब ये वहाँ से एक बार और फिर भारत आए तो भारतीय उनसे पूछते हैं कि आपकी सेना 2.5 लाख की थी और 25 लाख की थी, आप फिर भी हार गए, क्यों? महात्मा गांधी तो पूछा कि महात्मा गांधी से डर लगता था, बोले महात्मा गांधी ने भारतीय ने इंडियन आर्मी में जो थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था, उनकी शक्ति इतनी थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो गठन की गई थी उसकी आर्मी इतनी शक्तिशाली थी कि उसके आगे हमें हारना पड़ा और हमें भारत छोड़ना पड़ा। ये क्लेमेंट इटली ने कहा था। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी, जिसमें कई सारे लोगों का आ जाता है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी कहानी आपको मिलती है। और आपको किस तरीके की कहानी चाहिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं अवश्य आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा। ये वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दीजिए अपने हसन सर को इजाजत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में संडे के। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।